विद्रोह के लिए पारंपरिक मुगल सजा। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि सिपाहियों ने खुद हत्याओं में कोई वास्तविक हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और अंग्रेजों द्वारा दूसरी बार कानपुर छोड़ने के बाद कैप्टन थॉम्पसन ने इसे स्वीकार किया। मेरठ की घटनाओं के तुरंत बाद अवध, आधुनिक उत्तर प्रदेश में अवध के नाम से भी जाना जाता है, राज्य में विद्रोह भड़क उठा, जिस पर मुश्किल से 1 साल पहले ही कब्जा किया गया था। लखनऊ में ब्रिटिश कमिश्नर रेजिडेंट सर हेनरी लॉरेंस के पास रेजिडेंसी परिसर के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय था। वफादार सिपाहियों सहित रक्षकों की संख्या लगभग 1700 थी। विद्रोहियों के हमले असफल रहे, इसलिए उन्होंने परिसर में तोपखाने और मस्कट की आग की बौछार शुरू कर दी। लॉरेंस पहले हताहतों में से एक था। उनके बाद जॉन एडले इंग्लिश ने शासन किया। विद्रोहियों ने विस्फोटकों के साथ दीवारों को तोड़ने और सुरंगों के माध्यम से उन्हें बाईपास करने की कोशिश की, जो भूमिगत करीबी लड़ाई की ओर ले गई। 25 सितंबर को सर हेनरी हैवलॉक की कमान में और सर जेम्स आउट्रम, जो सिद्धांत रूप में उनके वरिष्ठ थे, के साथ ही राहत स्तंभ ने एक संक्षिप्त अभियान में कानपुर से लखनऊ तक लड़ाई लड़ी, जिसमें संख्यात्मक रूप से छोटे स्तंभ ने लगातार बड़ी लड़ाई की एक श्रृंखला में विद्रोही बलों को हराया। इसे लखनऊ की पहली राहत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह बल घेराबंदी तोड़ने या खुद को निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था और इसलिए इसे गैरिसन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर में नए कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में एक और बड़ी सेना आखिरकार गैरिसन को राहत देने में सक्षम थी और 18 नवंबर को उन्होंने शहर के भीतर सुरक्षित एन्क्लेव को खाली कर दिया। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, फिर उन्होंने एक व्यवस्थित वापसी की। सबसे पहले आलमबाग 4 मील 6.4 किलोमीटर उत्तर में, जहां मार्च 1858 में कैंपबेल एक बार फिर एक बड़ी सेना के साथ लखनऊ में आगे बढ़े। आलमबाग में बल के साथ बैठक की, इस बार अवध में विद्रोह को दबाने की कोशिश की। उन्हें जंग बहादुर कुंवर राणा के नेतृत्व में उत्तर से आगे बढ़ रहे एक बड़े नेपाली दल ने सहायता की। 125 जंग बहादुर के सबसे छोटे भाई जनरल धीर शमशेर कुंवर राणा ने भी लखनऊ, बनारस और पटना सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में नेपाली सेना का नेतृत्व किया। 126 कैंपबेल की प्रगति धीमी और व्यवस्थित थी। जनरल आउट्रम के नेतृत्व में एक बल 4 मार्च को पीपा पुलों पर नदी पार कर गया ताकि वे पार्श्व में तोपखाने को फायर कर सके। कैंपबेल ने बड़ी लेकिन अव्यवस्थित विद्रोही सेना को लखनऊ से खदेड़ दिया और अंतिम लड़ाई 21 मार्च को हुई। 107 कैंपबेल को गर्मी, बीमारी और गुरिल्ला कार्रवाइयों के कारण अपने सैनिकों को खोते हुए प्रतिरोध के बिखरे हुए क्षेत्रों से निपटने के लिए गर्मियों और शरद ऋतु बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। झांसी राज्य बुंदेलखंड में मराठा शासित रियासत थी। जब 1853 में झांसी के राजा की मृत्यु बिना किसी जैविक पुरुष उत्तराधिकारी के हुई, तो इसे भारत के गवर्नर जनरल द्वारा व्यक्ति के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, ने अपने दत्तक पुत्र के अधिकारों के हनन का विरोध किया। जब युद्ध छिड़ा तो झांसी जल्दी ही विद्रोह का केंद्र बन गया। कंपनी के अधिकारियों और उनके परिवारों के एक छोटे समूह ने झांसी किले में शरण ली और रानी ने उन्हें निकालने के लिए बातचीत की। हालांकि जब वे किले से बाहर निकले तो विद्रोहियों ने उनका कत्लेआम कर दिया, जिन पर रानी का कोई नियंत्रण नहीं था। रानी के बार बार इनकार करने के बावजूद अंग्रेजों को उन पर मिलीभगत का संदेह था। जून 1857 के अंत तक कंपनी ने बुंदेलखंड और पूर्वी राजपूताना के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण खो दिया था। क्षेत्र में बंगाल सेना की इकाइयों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली और कानपुर की लड़ाई में भाग लेने के लिए कूच किया। इस क्षेत्र को बनाने वाली कई रियासतों ने आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। सितंबर और अक्टूबर 1857 में रानी ने पड़ोसी राजाओं दतिया और ओरछा की हमलावर सेनाओं के खिलाफ झांसी की सफल रक्षा का नेतृत्व किया। 3 फरवरी को सर ह्यू ग्रोस ने सौगोर की 3 महीने की घेराबंदी को तोड़ दिया। हजारों स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया, जिससे वे विद्रोही कब्जे से मुक्त हो गए।